दोस्तों आज अपन बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन की यानी सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या होता है, किस तरह से कोशिकाओं में पाया जाता है और क्यों आवश्यकता पड़ी कोशिकाओं को सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन का सीधा सा मीनिंग है कोशिकाओं का विभाजन। विभाजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुरानी कोशिकाएं लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है और जो पादप शरीर है या जंतु शरीर है तो उनमें बहुत सारी कोशिकाएं नई नई बनती रहती है। किसी भी पादप को वृद्धि करने के लिए एक सेल डिवीज़न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि नवजात पत्तियां जो बनती है या फिर सूट एपेक्स रूट एपेक्स जो पार्ट होते हैं उनमें लगातार सेल डिवीज़न चलते हैं और नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना कोशिका विभाजन हुए किसी भी प्रकार की कोई संरचना में बदलाव हम नहीं देख सकते। तो कोशिका विभाजन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है और आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पर है। एक तो आपके सामने क्या है, माइटोसिस है और दूसरा आपके सामने है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस यानी कौन सा, समसूत्री विभाजन। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस का मीनिंग आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर जो मात्र कोशिका होती है जित उतने सेम टू सेम पुत्री कोशिकाएं, ये वाली जो है ये मदर सेल्स हैं और ये जो सेल्स है ये यहाँ पर डॉटर सेल्स है। यानी यहाँ पर मात्र कोशिका के गुणसूत्र और पुत्री कोशिका के गुणसूत्र दोनों ही बराबर होते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन के बाद भी अगर गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो इसका मतलब 100% वह कौन सी डिवीज़न होगा, वो माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर माइटोसिस की अभिक्रिया में यहाँ पर कोशिकाएं हैं, क्रोमोजोम्स बने, क्रोमोजोम्स के बाद में मेटाफेज प्लेट पर आए, ये वाला पोर्शन मेटाफेज प्लेट का। उसके बाद में इसमें डिवीज़न हुआ, दोनों कोशिकाएं अलग हुई और उसके बाद में दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इसका मतलब सीधा से ये है कि यहाँ पर ये डिवीज़न हमेशा कायिक कोशिकाओं में ही होता है। ये जो कायिक कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, जो कायिक कोशिकाएं पाई जाती है, पादप कोशिकाओं जो क्वाइक सेल्स हैं जो कायिक संरचनाओं का निर्माण करती है, हमेशा उनमें इस प्रकार का डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती है उन जनन कोशिकाओं में माइटोसिस नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो माइटोसिस अभिक्रिया हमेशा उसी जगह पर होगी जहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता होगा। अब बात कर लेते हैं मियोसिस की। मियोसिस क्या होता है? देखो मियोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर ये डिवीज़न हमेशा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हमेशा उस परिस्थिति में होगा जहाँ पर कोशिकाएं क्या हो, जनन कोशिकाएं हों। तो जनन कोशिकाओं में क्या होता है कि यहाँ पर मियोसिस के दौरान कोशिका विभाजन तो होता है लेकिन दोहरा कोशिका विभाजन होता है और यहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं वह गैमेट्स क्या करते हैं, हैप्लोइड हो जाते हैं। डिप्लोइड की बजाय क्या हो जाते हैं, हैप्लोइड कंडीशन में चले जाते हैं, यानी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्या होता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको जानकारी में आपको बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जो सूक्ष्म जो जंतु होते हैं, वो सूक्ष्म जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में काउंट किए जाते हैं। और जो यहाँ पर जो बड़े जंतु होते हैं जिनमें वेल डेवलप सेल ऑर्गन पाए जाते हैं वह यूकैरियोटिक सेल्स में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल साइकिल चलता है वो जनरली 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है, जिसे हम जीवन S, G2 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं G1, S, G2 और M फेज। अब यहाँ पर G1, S, G2 इन 4 प्रावस्थाओं में कोशिका चक्र संपन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरली जो मोस्ट जो प्रावस्थाएं पाई जाती है वो 2 ही होती है। एक तो होती है इंटरफेज, जो आई का बटन आप देख रहे हैं इसको कहेंगे इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज। उसके बाद में यहाँ पर जो एम फेज है इसे एम फेज के नाम से जाना जाता है, यानी इसको डिवीजन फेज के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इंटरफेज होती है, दूसरी डिवीजन फेज होती है जिसे एम फेज भी हम
कहते हैं। यानी जनरली जो G1S G2 जो फेज़ है ये इंटरफेज़ का ही पार्ट है। G1S G2 जो है वह इंटरफेज़ का ही पार्ट है। यहाँ पर एम फेज़ है, इस एम फेज़ में प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ठीक है। ये सारी जो जितनी भी प्रावस्थाएं आती है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनोफेज़, टीलोफेज़, ये सारी की सारी एम फेज़ के पार्ट है। जबकि G1 है और G1S और G2 ये इंटरफेज़ के पार्ट है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल साइकिल के दौरान सेल की ग्रोविंग होती है, यानी सेल के आकार आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला पॉइंट कि सेल के आकार आकृति में यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि। उसका दूसरा पॉइंट आता है कि डीएनए का यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, यानी जो डीएनए होता है वो भी रेप्लिकेटेड होता है, यानी पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है और उसकी ग्रोविंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर मायोटिक सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और दूसरा रेप्लिकेशन वाला प्रोसेसिंग भी यहाँ पर चलता है। यानी इस दौरान एस फेज में यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है। यानी G1 फेज में तो कोशिका विभाजन की तैयारी चलती है, उसके बाद में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी पुराने डीएनए से नया डीएनए बनता है। और G2 जो फेज़ है ये क्या है, ये थोड़ा सा रेस्ट फेज मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। फिर उसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था में कोशिका चली जाती है। अब आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, G0 अवस्था। ये क्या होता है? G0 अवस्था वह अवस्था होती है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजनशील नहीं होती। तो G0 अवस्था किन कोशिकाओं में पाई जाती है? ऐसी सेल्स जो क्या करती है, विभाजन अवस्था में पार्टिसिपेट नहीं करती, या फिर ऐसे टिश्यू जो क्या हो चुके, पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं और पूर्ण रूप से जो कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, जिनको विभाजन की बाद में आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर जब एक निश्चित उम्र के बाद में जब किसी भी पादप की वृद्धि या फिर किसी भी एनिमल्स की वृद्धि रुक जाती है, तो उसके अंदर जो कोशिकाएं बन गई वो कोशिकाएं G0 फेज में चली जाती है। यानी वहाँ पर उन कोशिकाओं में किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता। जब डिवीज़न नहीं होगा तो फिर उसमें कौन सी अवस्था होगी, G0। इसी कारण से जो G0 फेज़ है, इस G0 फेज को सेल साइकिल के अंदर काउंट नहीं किया जाता, यानी ये सेल साइकिल का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका इसी कारण से यहाँ पर तीर के निशान से G0 अवस्था को बाहर लिखा हुआ है। तो समझ गए होंगे कि G0 अवस्था आपकी कौन सी अवस्था है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल साइकिल में, कि दो मेजर फेजेस होती है इसकी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इसकी दो मेजर फेजेस कौन सी है। एक तो है इंटरफेज और दूसरा है, एक तो इंटरफेज, दूसरा माइटोसिस की। इंटरफेज की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें डीएनए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफेज की 3 स्टेज में इसको कंप्लीट करते हैं, और माइटोसिस की 4 स्टेजेज है, और कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता है और साइटोप्लाज्म का यहाँ पर डिवीज़न भी होता है। यानी दो चीज़ें होती है, एक तो इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस। तो इंटरफेज में 3 स्टेजेस चलती है, जिसमें डीएनए नॉट ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। साथ में माइटोसिस जो होती है, इसमें क्या हो जाता है, 4 स्टेजेस चलती है कैरियोकाइनेसिस की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता है और साथ में साइटोप्लाज्म डिवीज़न भी यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है, यानी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में आगे का पॉइंट आते हैं अपने पास, इंटरफेस। अब इंटरफेज में क्या है कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंटरफेज अवस्था में क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरफेज के दौरान हम ये जानते हैं कि सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक में आप देख सकते हो कि अभी इसमें कौन सी, इसमें डीएनए किस रूप में है, इसमें क्रोमेटिन जाल के रूप में है। यानी जो डीएनए है वह अभी क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं है, वो कौन से फेज में, क्रोमेटिन जाल के रूप में ही अभी यहाँ पर उपस्थित है। जब यहाँ पर क्रोमेटिन जाल के रूप में है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पर
अभी क्रोमोसोम्स बनना प्रारंभ होते हैं। यानी जो जीवन फेज है, तो उस जीवन फेज में यानी गैप जो फर्स्ट है, इस गैप को जीवन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? जीवन फेज। ठीक है, यानी जो जीवन फेज है, उस जीवन फेज में यहाँ पर क्या होगा? सेल ग्रोविंग इन साइज और ठीक है, और बाकी के रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर इस रेप्लिकेशन एस फेज में होगा। जीवन फेज में कोशिका का लगातार क्या होगा? ग्रोविंग होगी, इसके आकार आकृति में वृद्धि होगी, तभी जाकर कोई भी कोशिकाएं विभाजन कर पाती है। और जनरली ये देखा गया है कि विभाजन की अवस्था के भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि किसी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है, जिसे KI के नाम से जानते हैं, किसी कोशिका का अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर बिगड़ता है तो कोशिका विभाजन करती है। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, वह सारी डिटेल आगे के वीडियो में हम देंगे आपको। तो भाई जीवन जो फेज है ये क्या करता है? इसमें कोशिका क्या करती है? तैयारी करती है विभाजन के लिए, यानी आकार आकृति में वृद्धि होती है। उसके बाद में आती है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब एस फेज। जो एस फेज है, इसमें रेप्लिकेशन फेज भी इसको कहा जाता है। यानी ये DNA की क्या है? रेप्लिकेट अवस्था इसमें होती है। यानी यहाँ पर पुराने DNA से नए DNA का निर्माण होता है। इसी कारण इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। ये रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद में G2 जो होती है, तो इसमें प्रोटीन पार्ट्स में वृद्धि होती है। प्रोटीन और RNA के पार्ट में इनमें वृद्धि होती है G2 फेज में। यानी जो D2 फेज है, इसमें प्रोटीन और RNA में लगातार वृद्धि होती है। तो जीवन फेज में क्या होता है? कोशिका के आकार आकृति में वृद्धि होती है। एस फेज में क्या होता है, यानी सिंथेसिस फेज इसको कहते हैं, इसमें DNA की रेप्लिकेशन होता है, जिससे पुराने DNA से नए DNA का निर्माण होता है। और G2 जो फेज है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन में संख्या में वृद्धि होती है, साथ में यहाँ पर RNA में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं, यानी ये डायग्राम जो है आपके सामने, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रोमेटिन जाल उपस्थित है इंटरफेस में। अब आगे बात कर लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स यानी नॉन रेप्लिकेटिव सेल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये जनरली किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि G1 S और G2 ये सारे के सारे इंटरफेज है, और इसमें क्या होता है? सिंगल सेल डिवीज़न होता है, और यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनती है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल सेल डिवीज़न होता है। यहाँ पर डायग्राम में देखें आप एक बार, तो सेल है, इसमें लगातार क्या है? DNA रेप्लिकेशन हुआ। DNA रेप्लिकेशन से क्या बना? 2 क्रोमोसोम्स बन गए रेप्लिकेशन के बाद में, तो उसकी प्रतिकृति होगी। उसके बाद में यहाँ पर माइटोसिस के अंदर क्या हो? मेटाफेज प्लेट पर जाएंगे, और ये स्पेंडल फाइबर के थ्रू वापस से सिंगल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट, यानी हैप्लॉइड कंडीशन में जाएंगे, और ये 2 क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली यही है कि यहाँ पर G1 S और G2 सारी फेज वापस से कम्प्लीटली चलती है। उसके बाद में पैकिंग फॉर द मूव, यानी जो क्रोमेटिन जाल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्रोमेटिन जाल प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है कोशिका के अंदर, लेकिन बाद में फिर यही क्रोमेटिन जाल हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर, और ये बाद में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले तो यही DNA एक बड़े से जाल के रूप में उपस्थित है, लेकिन बाद में यही कन्वर्ट होकर क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है, जिसे क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और ये कब बनता है? ये सारा का सारा डिवीज़न फेज में बनता है, जिसे एस फेज के नाम से हम जानते हैं, यानी G1 S G2। उस दौरान ये एक गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है, और ये गुणसूत्र ही हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुणसूत्र ही हमारे ले जाते हैं। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि सभी जंतुओं में, सभी जीवधारियों में या सभी पादपों में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे हम में 46 क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं,
और बाकी पादपों में, जंतुओं में, सभी में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।